हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही अपने परिवार और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक वो आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। रोज का रोज हमें रिवीजन करते रहना है। अगर हम रिवीजन ना करें, अगर आप ऐसा सोचे कि रिवीजन ना करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो याद है, तो वो हमें ऐसा लगेगा, फिर हमें याद है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ऐसा महसूस होगा कि अब तो हम भूल चुके हैं। तो इसलिए हमें रोज रिवीजन करते रहना है, कंटिन्यूसली हमें रिवीजन करना है, तो करना है, कंपलसरी है। अब मैं जो आगे के आर्टिकल थे हमारे, वो मैं आज पढ़ाऊंगी। तो हम कौन सा क्या पढ़ रहे थे, पहले तो रिवीजन करना है हमें। रिवीजन क्या, भाग 5 पढ़ रहे थे हम। उसमें कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा था कि 52 से लेके 61 तक इसमें है राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए। इसका मैंने ट्रिक बताया था, पकानी कोका दुयु दसम, ये मैंने बताया था कल आपको। और हमने कल कितना पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था 55 से लेके 58 तक। 3 आर्टिकल हमने कल पढ़ा था। तो इसमें 3 आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको एकदम लाइन वाइज, सीरियल वाइज, एकदम डीपली जितना हो सके उतना मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो पहले हमने 55 में क्या पढ़ा था, 55 में हमने पढ़ा था कोटा, कि जो इनका कोटा होता है वो कहाँ कैसे होता है, इनके निर्वाचन का एक तो मतलब एक कैसे होता है, मतलब उनका एक इलेक्ट कैसे होते हैं वो मैंने बताया था कि जो भी हमारे टोटल वोटर्स होते हैं वो अब उसके बटे जो उम्मीदवार होंगे +1, और उसके बाद एक प्लस और एक इंसान, उस इस हिसाब से फिर जो उसमें आएगा। तो जो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला था कि किसी का 21, मैंने बताया ही था कि टोटल अगर 21 आ रहा है कि इतना होगा तभी आप राष्ट्रपति बन सकते। तो कोई अगर ऐसा हो कि किसी का 21 नहीं है लेकिन 19, 20 और 18, 19 और 20 आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 को राष्ट्रपति, जिनका भी 20 है उनको राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनका प्रोसेस अलग होता है। इनमें जिसका 21 आएगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी पे देखा जाए कि जिनका ज़्यादा है उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, नहीं। इनमें अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसे एकदम ये जो ये मेन जितना है उतना तक भी अगर कोई नहीं पहुंच रहा है तो फिर से री इलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा है उसको आप राष्ट्रपति चुन देंगे, नहीं, इनका प्रोसेस अलग होता है। कोटा में 55 में ये है। और 56 में मैंने क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, को से कोटा, का से कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल का होता है ये मैंने कल बताया था। कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। वो भी किस दिन से होता है, जिस दिन से उनका शपथ ग्रहण होता है उस दिन से उनको 5 साल जोड़ा जाएगा। जब भी उनका 5 साल होगा उस दिन तक उनका रहेगा पीरियड। उसके बाद वो उनकी पोस्ट, मतलब अगर री इलेक्ट किए जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे राष्ट्रपति चुने जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि 57 जो है, 57 में मैंने क्या बताया था कि क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चुने जा सकते हैं। दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है और ऐसा किया भी गया है। किसको किया गया है कल मैंने बताया था। अब आपको बताना है कमेंट्स करके कि मैंने किसका नाम बताया था। तो अब इसके साथ ही इसमें शपथ उस दिन से, और अगर कोई ऐसा अगर ऐसा हो जा रहा है कि किसी पीएम की मृत्यु हो, पीएम बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, तो उस सिचुएशन में 6 महीने के अंदर ही री इलेक्शन किया जाएगा और नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और जिस दिन से उनका शपथ होगा उस दिन से उनका 5 साल फिर गिना जाएगा। और जब तक अगर राष्ट्रपति नहीं है उनकी पोस्ट पे, तो उनकी पोस्ट का काम, जो भी कार्यभार है वो कौन संभालेगा, वो संभालने की जिम्मेदारी हमारे उपराष्ट्रपति को दी गई है। 57 तो हो गया दोबारा इलेक्शन। हाँ, दोबारा किसी राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। क्यों ये हुआ है, किसको हुआ है वो आपको बताना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि किसको मैंने बताया था कल। अब आज 58 में क्या है, अगला हमारा 58 में है योग्यता।
कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया था, एक तो आप यहाँ के सिटीजन होने चाहिए, यहाँ के नागरिक होने चाहिए। दूसरा 35 साल आपकी उम्र, कम से कम 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, कहीं ना लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसके साथ ही आपको 50 लोकसभा के लोगों का जो भी आपको सहयोग होना चाहिए, और 50 बाहर के जो भी है बाहरी लोगों का आपको सहयोग होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हो। उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो आप राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन, और आज मैं बताऊंगी आगे के जो भी आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं। 58 तक तो हो गया था, 59 से लेके 61 तक बताऊंगी। 61 तक तो हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन उसके बाद एक और है जो कि मैं 62 है, जो एक ब्लैंक है, उसमें क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यही सब है, बस यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट उसमें डाले गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है वो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे भाग 5 में ही, यानी पार्ट 5 में ही, हम 5 में ही आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट के जो आगे के आर्टिकल बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 58 तक तो मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। अब बचे हैं ये 3, तो ये 3 और एक और जो 62 है इसके अलावा वो आज में पढ़ाएंगे। तो उसके बाद इसमें क्या है, पहला है 59। 59 में क्या है, द से क्या है, दशा। कौन कौन सी ऐसी दशा होगी, जो शर्तें होंगी जो राष्ट्रपति बनने के लिए कि हाँ ये आप नहीं होने चाहिए, कम से कम मतलब ये चीजें आप में नहीं होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हो रहे हैं, इनकेस कुछ ऐसी भी हैं जो अगर आप राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं तो आपको वो चीजें छोड़नी होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल अब मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी दशा है, यानी शर्तें हैं, कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, कंडीशन कौन कौन सी है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो पहला क्या है, इसमें पहला क्या है कि पागल नहीं होने चाहिए, यानी मेंटल नहीं होने चाहिए। पागल नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही वह व्यक्ति जो है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो भी वो खड़ा हो रहा है, जो भी इंसान वो खड़ा हो रहा है, जो दिवालिया नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, मतलब ऐसा कंडीशन तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने चाहिए, या फिर ऐसी कोई बहुत बड़ी कंडीशन तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होगी कोई भी उठ के आ जाए, कोई दिवालिया, कोई भी ऐसा आयरा वगैरह कोई भी उठ के आके राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में आए, तो ऐसा नहीं। इसलिए वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन दी गई है। उसके साथ ही आप अगर राष्ट्रपति के पद पे खड़े हो रहे तो आप कोई लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, यानी आप कोई ऐसी प्रॉफिट वाली कोई आपके पास पोस्ट नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लाभ के पद का मतलब क्या। लाभ के पद का मतलब ये कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसी आपके पास मतलब गवर्नमेंट की कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अगर है, मान लीजिए पहले तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो रहे हैं और उसके बाद आप उस पद पे खड़े होने के बाद अगर आप राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, आप जीत गए, आप वोटिंग में आप जीत गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप राष्ट्रपति के पद पे होने के बाद आपको जो भी आपकी सरकारी वो आपको छोड़नी होगी, वहीं आपको छोड़ देनी होगी।
ऐसा नहीं कि आप दोनों कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक मतलब राष्ट्रपति के पद पे हैं तो आपको जो भी आपकी लाभ का पद है उसे आपको छोड़ना होगा। उसके बाद आता है हमारा क्या कि आपको मतलब अगर राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होना है तो मतलब आपको एज ए सिक्योरिटी क्या जमा कराना होगा। एक गवर्नमेंट जैसे वो कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है मान लीजिए, तो उसे कुछ मतलब ऐसा कुछ पैसे जमा करवाने होते हैं अगर जो भी खड़ा होता है उसे। तो वैसे ही राष्ट्रपति के पद पे खड़े होने के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट कुछ वहां पे भरना होता है। तो वो कितना होता है? 15,000। सिक्योरिटी के लिए आप मतलब जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपको भरना होगा। अमाउंट जमानत जिसे कहा जाता है, जमानत कहा जाता है इसे। ये 15,000 आप ऐसा वो मत सोचिए कि वो जो क्रिमिनल लोग को जमानत दी जाती है वो वाला नहीं। ये यहाँ पर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा इसलिए थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी जैसे आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप जरूर किसी से पूछिए जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना होता है उनको खड़े होने के लिए। और अगर वो नहीं मतलब जमा कराएंगे तो वो नहीं खड़े हो सकते। तो उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा तो ये है नहीं 15,000। अगर आप राष्ट्रपति के पद पे खड़े हो रहे, आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए खड़े हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास इतना पैसा तो होगा कि आप 15,000 जमा करवा सके। तो ये तो हुआ सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद जो भी हमारा ये मतलब ये सिक्योरिटी अमाउंट है ये कब नहीं मिलेगा? तो 1/6 अगर वोट नहीं मिल रहा है आपको, मिलने पर जो जमानत की राशि है, वो जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। जब्त कर ली जाएगी यानी अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो जो भी उस समय उसने पैसा भरा है ये वोटिंग मतलब राष्ट्रपति के लिए, तो वो उसके 15,000 उसे वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप हार जा रहे हैं, अगर आप हार जा रहे हैं तो उसके बाद आपके 15,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये तो हुई जो है हमारे मतलब इसकी 59 का जो दशा है, यानी कुछ जो कंडीशन है वो जो मतलब सभी जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें ये बात कुछ बेसिक कंडीशन है उन्हें ये पता होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा 59। अब हमारा आता है 60। अब 60 में क्या है? जो हमारा शपथ जो प्रोसेस है वो 59 में एक और है कि आप मतलब जो सांसद नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो संसद में नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही आप जो है वो संसद में तो दोनों ही आ जा रहा है। एक तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, यहीं पे लोकसभा और राज्यसभा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और उसके बाद विधानमंडल में भी नहीं होने चाहिए आप। विधानमंडल में यानी कि हमारा विधान सभा और विधान परिषद, ये दोनों में भी आप नहीं होने चाहिए। अगर इन केस आप हैं सांसद हैं या विधानमंडल में किसी में भी हैं, तो आप जब इस इलेक्शन में खड़े होंगे उसके बाद अगर आप जीत रहे हैं तो आपको ये पद आपका छोड़ देना है और आप फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन इस पद को लेते हुए भी आप उस पद को भी लेके नहीं रह सकते हैं, आपको ये पद छोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमारा 59 कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है 60 में क्या है? शपथ यानी ओथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति को भी तो राष्ट्रपति तो पीएम मतलब बाकी सबको जो भी हैं उनको ओथ दिलाने का काम करते हैं, लेकिन इन्हें कौन ओथ दिलाता है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको आना चाहिए। आपके मन में हमेशा ये बात का उत्सुकता होनी चाहिए, ये हमेशा ये कि अब क्या इसमें क्या रहेगा, इन्हें कौन करवाता होगा। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उस हिसाब से है ना आपको ऐसे बोरिंग लगेगी ही नहीं, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको हमेशा एक अलग ही
ऐसा सोच रहनी चाहिए कि अब इसमें क्या होगा, मुझे नया सीखने मिलेगा इसमें, ऐसी एक सोच होनी चाहिए हरदम आपके पास कि हाँ इसमें अब क्या नया मिलेगा जो मुझे जानना है। तो अब हम जानते हैं कि इनको ओथ दिलाने का काम कौन करता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको ओथ दिलाने का काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो चीफ ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पे जो भी खड़े हुए जो जीतते हैं उस वोटिंग के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान, तो उन्हें ओथ दिलाने का काम कौन करता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इन केस मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, कि ऐसा हो सकता है ना कि हरदम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो हमेशा उनके पास टाइम हो, क्योंकि उनकी अपनी भी पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कहीं छुट्टी पे गए हैं या फिर उन्हें कुछ और काम है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? तो जो हमारे बाकी 33 जो जज होते हैं, जो हमारे 33 जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजों की बेंच होती है जो मतलब कोई भी फैसला लेती है। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए और बाकी 33, तो जिससे 34 हो जा रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे हैं 33 ही ये बोल रही है कि 34, तो ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड करके इंक्लूड अगर करेंगे तो 34 हो जा रहे हैं, आप ही गिनिए। तो 33 जजों को, जो जज होते हैं, जजों में से कोई भी, जो भी ऐसा हो जो उस समय उस मतलब सीनियर जज हो, कोई भी सीनियर जज जो हो, जो भी सीनियर जज हो, 33 जजों में से जो भी सीनियर जज होगा वो आकर जो हमारे राष्ट्रपति है उन्हें ओथ दिलाने का काम करेगा। तो ये हुए हमारे ओथ का प्रोसेस हुआ इनका, कि इन्हें ओथ कौन दिलाएगा। अब ऐसा मतलब अभी इस समय जो हमारे मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मैं आपको, ये तो इस सब्जेक्ट का नहीं है, इस टॉपिक का नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो वो है हमारे एनवी रमन्ना। ये कब मतलब अपनी पोस्ट को लिए हैं? तो 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपनी पोस्ट संभाली है। तो यही तो हुआ इनका पोस्ट का संभालने का दिन। और ये कौन से नंबर के हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये 48 नंबर के, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये हुआ इनके शपथ का प्रोसेस। तो ये इन्हें ऐसा तो है नहीं कि सब 33 के 33 जज एक साथ कहीं चले जाएंगे या फिर कहीं और बिजी हो। जरूर कोई 33 लोग में से कोई एक खाली ही रह सकेगा, तो उस समय वो उन्हें वो दिलाने का काम करेंगे। अब हम अगला आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि इसमें जो मैंने ये ट्रिक्स शॉर्टकट ट्रिक बनाया है वो कहाँ कहाँ पे मतलब इसमें दिख रहा है। तो पिछले तो सारे बता दिए हैं, अब ये जो है ये इतने का ही मुझे बताना है। तो इसमें द से देख लिए, दशा का द, और स से शपथ, ये हुआ स जो है दशम में का स, उसे शपथ। अब हम अगला जो है वो 61 आर्टिकल वो हम पढ़ेंगे आगे। तो 61 में क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति का जो है वो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग लगता है। क्या लगता है? महाभियोग लगता है। अब मैं महाभियोग का मतलब, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है? इम्पीचमेंट, यानी उन्हें उनके पद से निकाला जाता है। तो उसे वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर उनके पद से निकाला जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर निकाला जाता है अगर राष्ट्रपति को, तो इन्हें इनकी जो निकालने का प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? महाभियोग।
तो इनका महाभियोग कैसे कैसे और किन कंडीशंस में लग सकता है, कैसे कैसे फॉलो होगा, वो मैं यहाँ पे डिटेल में अब आपको बताऊंगी। तो ये तो महाभियोग हो गया। अब मैं बता रही हूँ कि महाभियोग किन किन कंडीशन में हो सकता है। मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति विदेशी अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई विदेशी जो भी राष्ट्र है उसके प्रभाव में आ गए हैं, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में अगर आ गए, मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति किसी और देश की जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, वो अगर उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, उनके फेवर में सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उन्हें ऐसा देखा जाएगा कि वो दूसरे विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गए, उनके लिए ही मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनके फेवर में ले रहे हैं, उनको देख के ले रहे हैं कि हाँ उनके लिए सही रहेगा तो ही मैं वो ये डिसीजन लूँ, तो ऐसी सिचुएशन में महाभियोग लगाया जा सकता है। और उसके बाद क्या आता है कि इनका महाभियोग कहाँ से शुरू किया जा सकता है, कि कौन करेगा इनका महाभियोग, करेगा कौन। जाहिर सी बात है ये दिमाग में आ रहा होगा कि कौन इनका महाभियोग करेगा कौन आखिर में, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची पोस्ट है। तो इनका महाभियोग करने का काम कौन करेगा, कोई भी लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी जो मतलब कोई भी ऐसे कहीं से भी ये प्रारंभ कर सकते हैं। तो इनका प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव राज्य सभा तथा लोक सभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर राज्यसभा को ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, ये विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया, या फिर कोई भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये वजह है जिससे इनका महाभियोग की प्रोसेस शुरू करना चाहिए, तो राज्यसभा को लग रहा है तो वो भी शुरू कर सकते हैं, अगर लोकसभा को लग रहा है तो वो भी शुरू कर सकती है। लेकिन आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ये भी देखना है कि प्रोसेस शुरू करने का ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटी सी पोस्ट है उसे निकाल देना है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय उसे निकाल के बाहर कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सिर्फ आपके अकेले लगने से नहीं उनका महाभियोग शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इनका प्रोसेस शुरू करना है महाभियोग का, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम जिस भी सदन से आप शुरू कर रहे हैं, राज्यसभा या लोकसभा, जहां से जिस भी सदन से कम से कम आपको 1/4 लोगों का बहुमत मिलना चाहिए, उनकी अनुमति मिलनी चाहिए। 1/4 अनुमति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, अनुमति। 1/4 या फिर 25%। तो आप प्रोसेस शुरू करने की बात कर सकते हैं कि हाँ इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 25% वोट से ही आप उनको महाभियोग शुरू कर दे, उनको बाहर निकाल सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वहां जिस भी सदन से आपने शुरू किया है वहां पे अभी आपको क्या करवाना होगा, पारित करवाना होगा। पारित करवाना होगा कितने, 2/3 जो लोग हैं उनका मतलब बहुमत पारित करवाना होगा। बहुमत पारित करवाना होगा। तो वो 2/3 को अगर मतलब अगर एज अ परसेंट में आप देखना चाहे तो वो कितना होगा, 66%। यहाँ पे लिखना भूल गई तो इसलिए नीचे लिख रही हूँ कि 66%। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ये कैसे, तो देखिए मान लीजिए ये हमारी संसद है,
ये हमारी सांसद है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। यहाँ पे भी 545 सीटें होती हैं, यहाँ पे 245 सीटें होती हैं। तो यहाँ से भी अगर आप यहाँ से शुरू करें तो 1/4 लोगों से आपको पहले तो अनुमति लेनी होगी कि हाँ ये बात है भाई, आप भी हमारे साथ हैं कि नहीं, आपको भी ऐसा लग रहा है। मतलब आपको इतने लोगों को तो कम से कम इस बात को, इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कम से कम इतने लोग होने चाहिए आपके पास, जिसे हम 25% अगर परसेंट में लेंगे तो। और इतने लोगों में से आपको पारित करवाने के लिए 2/3 जो है उतने बहुमत आपको लाना होगा, जिसे 66% लोग, अगर आप इतने परसेंट लोगों को जुटा ले रहे हैं कि हाँ इतने परसेंट लोग बोल रहे हैं इसी बात को कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कुछ ठीक नहीं है, वो अपने पद पे ठीक नहीं काम कर रहे हैं, उन्हें उनका महाभियोग किया जाना चाहिए। उनके लिए एक मतलब एक परफेक्ट आपके पास रीजन होना चाहिए कि हाँ वो सच में नहीं सही है। ऐसा नहीं कि आपसी द्वेष के कारण आप किसी को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है और नहीं ही होगा, ये हमारे कानून के भी खिलाफ है। और अगर आप मान लीजिए राज्यसभा से भी कर रहे हैं तभी भी आपको कम से कम कितना होना चाहिए, 66% आपके पास होने ही चाहिए इतने बहुमत, तभी आप उनका प्रोसेस यहाँ पे मतलब किसी भी एक सदन से आप उन्हें अगर 66% अगर आप लोगों ने ये बहुमत डाल दिया कि हाँ इन्हें बाहर निकालना चाहिए, तो वो इस सदन से बाहर कर दिए जाएंगे। जिस भी मान लीजिए लोकसभा से किए गए तो यहाँ से वो बाहर कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद उनको क्या किया जाएगा, यहाँ से मान लीजिए उन्हें बाहर कर दिया गया, फिर उन्हें यहाँ से निकलने के बाद उन्हें नोटिस दी जाएगी कि आपको इस सदन से बाहर कर दिया गया है, आपको 14 दिन का टाइम दे दें। तो उन्हें क्या दिया जाएगा, 14 दिन का समय दिया जाएगा। कि वो अपने ऊपर लगा जो भी आरोप है, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो उसे मतलब सही या गलत साबित कर सके कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया। वो अपने तरफ से कोई भी एक ऐसा जो मतलब विश्वसनीय इंसान को लाए जो उनके लिए ये कहे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही मतलब ऐसा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनके ऊपर ये आरोप गलत लगाया गया है। तो उस सिचुएशन में फिर उसके बाद वोटिंग होगी जिस भी सदन से, मान लीजिए इस सदन से आपको यहाँ निकाल दिया गया है तो आप यहाँ इस सदन में इस बात को कहेंगे। यहाँ पे तो आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कहिए, या फिर अगर यहाँ से किया जाए तो यहाँ पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ पे ये बात कहिए। जिस भी सदन से शुरू किया गया वहाँ तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बचेगा अगला सदन जो हमारा एक बचता है, वहाँ पे आपको ये बात कहने का मौका मिलेगा। और अगर वहाँ पे आपको मतलब 60 आपके फेवर में वोटिंग हुई, मतलब आपको लोगों ने कहा नहीं ये गलत है, इनके खिलाफ ये गलत कहा जा रहा है, तो वहीं पे आपका इम्पीच मतलब महाभियोग प्रोसेस जो राष्ट्रपति का है वहीं रुक जाएगा। तो ये हुआ उनका प्रोसेस कि वो कैसे कैसे उनको मतलब बाहर किया जाएगा। अब मैं जो भी मतलब एक तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी जो भी उनकी तरफ से हो, जो उन्हें रिप्रेजेंट करें कि हाँ ये गलत कहा जा रहा है, इनके खिलाफ ये गलत आरोप है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें फिर अगर वोटिंग उनके फेवर में हो रही है तो उनको उनका महाभियोग रोक दिया जाएगा। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन उनके महाभियोग में भाग लेगा और कौन नहीं लेगा। तो पहले तो देख लीजिए यार, लोकसभा और राज्यसभा तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक मैंने और बताया था कि एक घर और होता है जिसमें एक विधान सभा होती है, विधान परिषद होता है। तो इसको आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इलेक्शन में ये भाग ले सकता है, ये तो वहाँ पे ही नहीं लेते हैं इलेक्शन में ही, लेकिन ये तो भाग लेते हैं, तो जो महाभियोग प्रोसेस है उसमें ये इनका भी भाग मतलब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनको भाग नहीं लेने इसमें अधिकार है कि आप इसमें भाग ले। क्यों आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों इनको इलेक्शन में प्रोसेस में भाग लेना है, तो क्यों अगर महाभियोग लगाया जा रहा है तो इस चीज में उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसका वजह ये है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि जो विधानसभा के जो भी लोग हैं, जो भी हमारे सांसद वगैरह हैं, जो भी वो ऐसा जो MLA ये सब है, उन्हें ये ऊपर की वो कहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं और क्या उनके ऊपर क्या चालू है, उन्हें तो उस बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो ये प्रोसेस इसलिए लोकसभा और राज्यसभा से ही है, ये बहुत ही नीचे का हो गया, इनको तो इस बात की खबर भी नहीं होगी, इसलिए इन्हें इनके महाभियोग में भाग लेने नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद क्या आता है कि इनका जो महाभियोग का ये
इनका पद मैंने बताया था कि कहाँ से आया है, पद आया है यूके से। और इनका जो महाभियोग का, ये यूके में तो महारानी होती है, तो वहाँ पे महारानी तो मतलब एक उनके यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो महाभियोग कहाँ वहाँ लगेगा। तो जो इनका महाभियोग का प्रोसेस है वो कहाँ से लाया गया है, ये यूएसए से लाया गया। यूएसए कहाँ से लाया गया, यूएसए से लिया गया है। यूएसए में यहाँ पे उनका पद लिया गया, फिर कहा गया ये तो एक मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो इनका कभी ऐसा है ही नहीं कि अगर ये गलत कर रहे हैं तभी भी इनका इम्पीचमेंट या कुछ ऐसा किया जा सके। तो इसलिए इनका महाभियोग का प्रोसेस कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। तो यूएसए से इनका महाभियोग का प्रोसेस लिया गया है। उसके बाद आता है कि जो ये शब्द है, महाभियोग जो शब्द है, ये जो शब्द है ये एक मतलब एक इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए स्टार मार्क यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभियोग जो है वो किन किन पर लगाया जाता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे इंडिया, या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका भी प्रोसेस यही होता है निकालने का, उनका भी। लेकिन उनको उनके निकालने का उनको जो निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, संसद की कार्यवाही, तो उसको अलग नाम कहा जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को निकाला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पद को महाभियोग कहा जाता है। केवल एकमात्र यही एक पोजीशन है जिसके लिए महाभियोग कहा गया है, कि इनके पोस्ट से इन्हें निकालने के लिए महाभियोग का ये शब्द जो है ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, और किसी भी पद के लिए ये यूज नहीं किया जाता है। तो ये तो हुआ इनका ये। अब मैं आपको बता रही, ये तो हमारे हो गए बाकी जो भी मैंने मतलब बचे थे आर्टिकल वो। और अब मैं आपको क्या बताऊंगी, जो 62 था हमारा आर्टिकल, क्योंकि हमारा जो अगला है वो 63 से है, तो 62 ब्लैंक है, जिसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का जो, इसमें भी वही कि कहाँ से इनका पद लिया गया है, पद अगर रिक्त होने पे क्या क्या करें, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि किन किन इसमें यही सब है कि किन किन सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त रहेगा, यानी ब्लैंक रहता है, रिक्त होगा। तो अब मैं बता रही हूँ, एक तो उनका कार्यकाल मान लीजिए खत्म हो गया, कार्यकाल मान लीजिए खत्म हो गया। दूसरा क्या होगा, वो मतलब वो अपने पद से क्या कर दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, वो खुद ही अपना रेजिग्नेशन जो हमारी भाषा में बोला जाता है, कार्यकाल समाप्त हो गया है, या फिर वो त्याग पत्र दे रहे हैं, या फिर उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, या फिर एक और कंडीशन है कि उनका निर्वाचन जो है, निर्वाचन वो अवैध ढंग से हुआ है, यानी गलती हो गई है उसमें कुछ। और उसकी एक और कंडीशन है, वो है मृत्यु, अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये सारी कंडीशन में ऐसा होगा कि राष्ट्रपति का जो है पद है वो खाली रह जाएगा। तो कार्यकाल मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए राष्ट्रपति तो 6 महीने के अंदर चुने जाएंगे, तो इलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस के दौरान जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जा रहे हैं, तब तक ये कहा जाएगा कि जो मतलब पुराने राष्ट्रपति, उनमें तो कोई कमी तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कमी है उनके अंदर, तो नए राष्ट्रपति आएंगे तब तक ये पद को खाली रखा जाए। ऐसा तो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने पद पे एक अच्छे ढंग से उन्होंने अपने पद का निर्वाह किया है, यानी फॉलो किया है। तो इस सिचुएशन में अगर जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं, तब तक इन्हें कहा जाता है कि आपको अपना पद ना छोड़ने के लिए, जब तक नए राष्ट्रपति ना आ जाए। जब नए राष्ट्रपति ये खुद अपने पद पे बैठे रहेंगे जब तक इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते, या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो पद खाली रहेगा। महाभियोग लगाया गया है, खुद ही अगर अपना पद छोड़ दें, अभी उनका टाइम ही नहीं पूरा हुआ है,
और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो ऐसी सिचुएशन में तो उन्हें बैठा नहीं सकते कि आप बैठिए, नहीं आप अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक नए राष्ट्रपति नहीं, उन्होंने तो खुद ही छोड़ दिया, टाइम ही नहीं पूरा किए तो अब नए राष्ट्रपति तक के लिए क्या। तो वो अगर छोड़े तो ऐसी सिचुएशन में नए राष्ट्रपति जब तक नहीं आते तब तक उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं, और महाभियोग की सिचुएशन में भी वही संभालेंगे। और निर्वाचन अवैध, मान लीजिए किसी की उम्र मतलब कोई ऐसा 35 साल उम्र कहा गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 25 साल की उम्र जो है वैसे लोग उठ के और उन्होंने अपनी उम्र को छुपाते हुए ऐसा करें कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए और बाद में उनका पता चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके निर्वाचन को रद्द करके फिर से री इलेक्शन किया जाएगा। उसके साथ ही अगर कोई लाभ के पद पे, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के साथ साथ वो कोई और भी पद का निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो उनका मतलब वो निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा, उनका वोट खत्म, वोटिंग जो भी हुई है उसे रद्द कर दी जाएगी। और अगर मर गए तो फिर भाई नए राष्ट्रपति नहीं, जब तक आते तब तक उपराष्ट्रपति ही उनके पद को संभालेंगे। तो ये हुआ हमारा 62 तक हो गया। 61 तक ही राष्ट्रपति है। 62 ये एक मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जैसे कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस दौरान क्या क्या और कैसे कैसे सब चीज किन किन सिचुएशनों में मतलब फॉलो किया जाए कि राष्ट्रपति के पद को भरा रखा जाए, कैसे भरा जाए, वही वहाँ का निचोड़ एक तरह से बोल सके कि समरी के टाइप में यहाँ पे थोड़ा सा है। बस अब हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपको बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करें, और अब मैं आपको इस लेक्चर का रिवीजन करवाऊंगी। अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, 59 से पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था, दशा कौन कौन सी कंडीशन ऐसे जिसमें राष्ट्रपति नहीं, मतलब ये सब है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर आप पागल हैं, दिवालिया हैं, या फिर कोई लाभ के पद पे हैं तो आप इस सिचुएशन में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो आपको 15,000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना होगा, जिससे जमानत राशि कहा जाता है। और अगर आप 1/6 वोट नहीं मिलता है आपको, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जमानत की जो भी राशि यानी जो भी अमाउंट है वो ले लिया जाएगा, वो वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप सांसद नहीं होने चाहिए, संसद नहीं होने चाहिए, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा में कोई भी सांसद नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में भी कहीं पे भी आप नहीं होने चाहिए। और अगर हैं तो आपको उसके बाद उस दौरान जब भी आप इस प्रोसेस में है तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। उसके बाद आता है 60 में क्या है, शपथ यानी ओथ में क्या है, इनको ओथ दिलाने का काम कौन करेंगे, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इनको ओथ दिलाने का काम करेंगे। अगर वो नहीं है तो बाकी जो 33 जज हैं उनके अलावा उसमें जो सीनियर जज होंगे वो इनको ओथ दिलाने का काम करेंगे। और इस समय हमारे जो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, NV रमन्ना, जो कि 24 अप्रैल 2021 को इलेक्ट हुए हैं। ये हमारे 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद आता है 61 में क्या है, महाभियोग। दशम में का जो म है वो यहाँ पे, तो जो महाभियोग प्रोसेस है वो किन किन सिचुएशन में शुरू किया जाएगा और कैसे कैसे उसे मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। तो महाभियोग का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको अगर मान लीजिए अगर राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ कहाँ से शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है, जिस भी सदन से आप इस प्रस्ताव को चालू कर रहे हैं उस सदन में कम से कम आपको 1/4 अनुमति लेनी होगी सबसे कि मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी 1/4 यानी 25% जो है वो आपको अनुमति, यानी आपको ऐसा मिलना चाहिए कि हाँ लोग आपको सहमत करें कि हाँ ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए इस राष्ट्रपति पे, वो अपने पद के लिए सही नहीं है। और अगर आपको उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और आपको 1/4 लोगों की अनुमति मिल गई है, उसके बाद आपको पारित करवाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 25% वोट से ही पारित भी हो जाएगा, नहीं 66% यानी कि 2/3 बहुमत आपको मिलना चाहिए। 2/3 जैसे कि पारित करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी शुरू कर सकते हैं। यानी 545 में से लोकसभा में अगर मान लीजिए 545 है तो उसमें से 66% लोग आपको सपोर्ट करनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में यहाँ से उनको महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से उन्हें भगा दिया जाएगा यानी उन्हें निकाल दिया जाएगा। वो अपने अगले सदन, जो उनका अगला सदन यानी राज्यसभा है, उसमें जाके वो अपनी जो भी उनको सफाई देना है उसमें वो देंगे कि हाँ उनके ऊपर जो लगाया गया आरोप है वो गलत है, और उस बात के लिए वो अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे कि हाँ ये मेरे
मतलब मेरे तरफ से बोलेंगे कि हाँ, वो अपने बोलेंगे कि नहीं, मैं इनके ऊपर जो ये आरोप लगाए गए ये गलत है, ये उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और इसके लिए उन्हें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। ये जो पद है वो यूके से मैंने बताया था, फर्स्ट दिन ही बताया था 52 में ही, जो हमारा आर्टिकल है उसमें मैंने बताया था कि 52 में ही बताया था कि ये पद कहाँ से आया, वो यूके की महारानी से आया है। और जो महाभियोग का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और जो शब्द है महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया, ये महाभियोग जो शब्द है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, वो इन्हीं के लिए बस यूज़ किया जाता है। बाकी किसी पे भी जो प्रोसेस होता है वो लगभग ज़्यादातर प्रोसेस यही सबके होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन जो महाभियोग शब्द है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद अगर खाली रह जाए, यहाँ तक तो हमारे राष्ट्रपति आते हैं। इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा है जो कि बाकी उपराष्ट्रपति इसके बाद में पढ़ाऊंगी, तो उनके बीच 63 से उपराष्ट्रपति चालू हो रहे, लेकिन 62 जो है इसमें वो सबका समरी तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो क्या क्या किन किन सिचुएशन में होगा। तो उनका कार्यकाल मान लीजिए खत्म हो गया, या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या फिर महाभियोग लग गया, या फिर उनका निर्वाचन अवैध देखा गया, बाद में इलेक्ट हो गए, उसके बाद पता चल रहा है कि ये गलत ढंग से आए, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर उनकी डेथ हो जा रही है, तो इन सारी सिचुएशन में उनके पद को रिक्त हो जाएगा, उनका पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। और आपको मेरी इस मुहिम में जुड़ना है, मैं और आप सबको मिल के इसको आगे बढ़ाना है। और ये फ्री एजुकेशन है, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पैसा लग रहा है, इसलिए आपको सबको इसे आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अपने फ्रेंड्स और जो भी हैं रिलेटिव्स उनमें ज़रूर भेजें। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।